ये हम लोगों का आज का जो क्लास है वो सेकंड क्लास है ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक फाइनेंस हम लोगों का टॉपिक। उसके अंदर में हम लोग कर रहे हैं पब्लिक रेवेन्यू, और पब्लिक रेवेन्यू का आज सेकंड क्लास है। पब्लिक रेवेन्यू में हम लोग क्या समझे थे? पब्लिक रेवेन्यू का मतलब होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू, करेक्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो आमदनी है उस इनकम के बारे में हम लोग जान रहे थे। और सरकार का इनकम जो आता है दो ही सोर्स से आता है, एक या तो टैक्स के सोर्स से आता है और दूसरा जो सोर्स होता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है, फाइन्स है और अलग अलग बहुत सारा ऑप्शंस थे। टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो टैक्स दो टाइप के टैक्स थे, हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि जो जिस पे लगाया जाता है, जिस पे इंपोज किया जाता है, पेमेंट भी वही करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके ऊपर में इंपोज किया जाता है, वो अपना बर्डन शिफ्ट कर देता है, सो लगाया किसी और पे और वसूला किसी और से, करेक्ट? दैट इज व्हाट डी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। लास्ट क्लास हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स का मेरिट्स, डिमेरिट्स, इनडायरेक्ट टैक्स का मेरिट्स, डिमेरिट्स कर लिए थे। अब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इंडिया में हमारा इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इंडिया में जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है वो उसका नाम है जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस, जैसे कि नाम यहाँ पे सजेस्ट हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स is a tax on the goods and services sold domestically for consumption, यानी कि जो भारत देश के अंदर बेचा जा रहा है, खरीदा या बेचा जा रहा है, ठीक है? The tax is included in the final price and paid by the consumer at the point of sale. So ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पे मैन्युफैक्चरर है, ये अगर मैन्युफैक्चरर है, सो मैन्युफैक्चरर दे रहा है होलसेलर को, फिर होलसेलर बेच रहा है रिटेलर को, राइट? और फिर रिटेलर बेच रहा है अल्टीमेटली कंज्यूमर को। तो मैन्युफैक्चरर जीएसटी चार्ज कर रहा है होलसेलर से, होलसेलर वो जीएसटी चार्ज कर रहा है रिटेलर से, और अल्टीमेटली रिटेलर चार्ज कर रहा है जीएसटी किससे? कंज्यूमर से। सो क्वेश्चन में अगर पैराग्राफ को मीनिंग को देखोगे तो बहुत क्लियरली बोला है कि वो टैक्स जो इंक्लूडेड रहता है इन द फाइनल प्राइस एंड पेड बाय द कंज्यूमर, वो प्राइस जो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे करता है। कौन है कंज्यूमर? कंज्यूमर वो है जो गुड्स और सर्विसेज का लाभ उठाता है, जो उसे कंज्यूम करता है, जो उसके यूटिलिटी को डिस्ट्रॉय करता है, जो उस गुड्स को कंज्यूम करता है, कंजम्पशन, उसी से वर्ड आया है कंज्यूमर, कंज्यूम से कंज्यूमर। सो जीएसटी हमारा देश में एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज में लगाया जाता है, और वो टैक्स अल्टीमेटली उस इंसान से लिया जाता है, या वो इंसान ये जीएसटी देता है जो उस गुड्स को अपने घर ले जाकर के क्या करने वाला है? उस गुड्स को अपने घर ले जाकर के यूज करेगा, जो गुड्स का कंजम्पशन। सो ये फाइनल पॉइंट है, इसके आगे और गुड्स और सर्विसेज फॉरवर्ड होने वाला नहीं है, इसके आगे और गुड्स नहीं जाएगा, ये फाइनल पॉइंट है। तो जीएसटी जो फाइनल पॉइंट ऑफ सेल है वहां से जीएसटी कलेक्ट किया जाता है, और ये गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में इंक्लूडेड रहता है, इंक्लूड करके पे किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब जीएसटी कितने प्रकार के हैं उस पर हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा स्कोप से बाहर है, वो टैक्स से रिलेटेड चीज है, बट स्टिल हम बता देते हैं। जीएसटी जो एक सरकार का इनकम है, और जब हम लोग बात करते हैं सरकार तो हम सेंट्रल और स्टेट दोनों का बात करते हैं। तो जो भी टैक्स कलेक्शन है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच में क्या होता है? डिवाइड होता है। सो इसीलिए उस आधार पे अगर हम लोग देखें तो हमारा एक सीजीएसटी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है एसजीएसटी। सो बेसिकली यही दो प्रकार के जीएसटी अगर ध्यान से समझा जाए, और यूनियन टेरिटरी है तो हम लोग के पास यूटीजीएसटी रहता है यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है? बट बेसिकली यही दो जीएसटी जो है ये काम होता है, ठीक? अगर एक गुड्स जिस फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए वेस्ट बंगाल, ठीक है? वेस्ट बंगाल एक स्टेट है। अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है
मतलब वेस्ट बंगाल में गुड्स बन रहा है, वेस्ट बंगाल में गुड्स बेचा जा रहा है। गुड्स बाहर से ला करके वेस्ट बंगाल में नहीं बेचा जा रहा है, वेस्ट बंगाल में ही खरीद के वेस्ट बंगाल, मतलब इफ अगर स्टेट के भीतर का ट्रांजैक्शन है, दूसरा कोई स्टेट इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसे हम लोग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। और इस इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में हम लोग CGST और SGST दोनों लगा देते हैं। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर 10% GST तो 5% दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट और 5% वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ऐसे ही होता है। सो अगर इंट्रा है, विद इन द स्टेट अगर हो रहा है ट्रांजैक्शंस, तो आप CGST और SGST वो आमदनी दोनों सरकार के बीच में जाएगा। अगर दूसरा कोई स्टेट इन्वॉल्व है, राजस्थान, बिहार, दूसरा अगर कोई स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है यहां पे, और दो स्टेट्स के बीच में अगर ट्रांजैक्शन है, वेस्ट बंगाल में गुड्स बन करके बिहार में बिक रहा है, बिहार में बन करके वेस्ट बंगाल में बिक रहा है, बिहार से खरीद के वेस्ट बंगाल में बेच रहे हैं, वेस्ट बंगाल से खरीद के बिहार में बेच रहे हैं, तब उस सिचुएशन में IGST आता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड। और उसमें क्या इंटीग्रेट है? उसमें C और S दोनों इंटीग्रेट है, राइट? ये फंडा बेसिकली है। ये आप लोग जब मैथ्स में आप लोगों का है, ये आप लोग उसमें आप लोग डिटेल में देखोगे, बढ़िया से देखोगे उसमें। बट अभी जो बेसिकली मैं आपको कह रहा हूँ वो इकोनॉमिक्स के लिए बस इतना जानकर रखो, क्योंकि हम लोग पब्लिक रेवेन्यू समझ रहे हैं और इसका हम लोग स्ट्रक्चर में नहीं घुसेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जा सकते, वो हम लोग स्कोप से बाहर है। सो GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो देश का सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, आमदनी का सोर्स है। और ये रेवेन्यू का जो सोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं, बल्कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए ही ये एक रेवेन्यू का सोर्स होता है। GST किससे लिया जाता है? ये उस फाइनल पॉइंट ऑफ सेल, जो फाइनल पॉइंट ऑफ सेल ये है ना, जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए, होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा कंज्यूमर को। सो फाइनल पॉइंट ऑफ सेल ये है, क्योंकि इसके बाद और गुड्स आने वाला कहीं पर भी नहीं है। सो अल्टीमेटली GST यहां पे हुआ, ये पे करेगा GST, और बर्डन जो GST का वो इसी के ऊपर शिफ्ट होता है, बेयर भी यही करेगा। और ये लोग तो एक दूसरा अपना बर्डन एक दूसरे के ऊपर में क्या किया? शिफ्ट किया। और ये GST कलेक्ट करके सरकार को क्या करना है? इसको क्या करना है? क्योंकि यही कलेक्ट किया तो ये सरकार को क्या कर देगा? जमा कर देगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? इसका सेट ऑफ होता है GST का, वो आप लोग मैथ्स में देख लीजिएगा, इसमें हम लोगों को कोई काम नहीं है। सो GST हमारे देश में जब लागू हुआ, उससे पहले हमारे देश में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, लेकिन फिर ये प्रपोजल रखा गया कि एक देश में एक ही टैक्स रहे तो अच्छा है, वन नेशन वन टैक्स। अलग अलग टैक्स सिस्टम रखने से क्या होता है कि गुड्स का प्राइसेस भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सो इस टैक्स सिस्टम को सिंपल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, लोगों के लिए कन्वीनियंट करने के लिए ये प्रपोजल है कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा करके, जो छोटे छोटे जितने भी टैक्स लगते थे, हटा के एक टैक्स रखा जाए, और उस टैक्स का नाम रखा गया GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है? अगर हम लोग देखें GST का क्या मकसद था, क्या ऑब्जेक्टिव था, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पहला तो है टू एलिमिनेट द मल्टीपल टैक्सेस। हर स्टेज में जो अलग अलग जो टैक्सेस लगते थे, वो टैक्सेस को क्या करना है? हटाना है। हमारे देश में पहले क्या था ना, टैक्स के ऊपर में टैक्स लगता था, टैक्स के ऊपर में टैक्स लगता था। तो ये क्या होता था ना, ये कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर के लिए, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं था। जैसे हम तुमको टैक्स के ऊपर टैक्स का अगर हम तुमको बारे में बताएं, तो सपोज करो, जो हम तुम लोग एग्जांपल पहले भी दिए थे, मान लो पहले क्या होता था, बिफोर, और अगर हम आफ्टर का बात करें, बिफोर GST पहले क्या होता था, एक मान लो एक कार मैन्युफैक्चर हुआ, राइट? एक कार मैन्युफैक्चर हुआ 1 लाख में, इस पे पहले एक्साइज लगता था। क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगता था। ठीक है? एक्साइज लगा मान लो एट द रेट ऑफ 20%, राइट? सो 20,000,
1 लाख क्या हो गया, 20,000। अब जब ये कार बिकता था तो फिर क्या लगता था, अभी तो हम प्रॉफिट को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, हम खरीद प्रॉफिट छोड़ दिए। अभी जब ये सेल्स टैक्स लगता तो फिर सेल्स टैक्स किस पे लगता था, 1,20,000। तो इस 1,20,000 में तो ऑलरेडी 20,000 रुपया टैक्स इंक्लूडेड था। तो टैक्स के ऊपर में टैक्स का सिस्टम चल रहा था हमारे देश में, मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम चल रहा था हमारे देश में। ये चीज ठीक नहीं था। दिस मल्टीपल टैक्स सिस्टम इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। इसके चलते क्या होता था, ओवरऑल टैक्स बर्डन बढ़ता था, प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाती थी, राइट। और इतने सारे टैक्सेस का रिटर्न फाइल करो कंपनी टू इंप्रूव द टैक्स कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, जो भी नियम कानून है, जो भी रूल्स रेगुलेशन, उसको आपको क्या करना है, आपको कंप्लाई विद, आपको फॉलो करना है। तो इतने सारे मल्टीपल टैक्स लगाया जाएगा तो हर टैक्स का अलग अलग एक फाइलिंग करो, एक उसका ये करो, बहुत इशू था, राइट। सो देयरफॉर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल टैक्स सिस्टम हटाना, ओवरऑल टैक्स बर्डन हटाना, टैक्स की जो फाइलिंग है, टैक्स का जो सबमिशन है, उसका रिपोर्टिंग बोल लो, उसका रिपोर्टिंग को बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए, ये सब चीज को, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट था। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, जीएसटी लाया गया, राइट। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो क्या होता था ना, इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ा सा डिस्कस किया, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हेल्प कर रहा था। देखो जब जीएसटी नहीं था तो मल्टीपल टैक्स सिस्टम के चलते ना हमारा देसी प्रोडक्ट जो है, हमारा गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जो प्राइस था वो क्या हो जाता था, हाई हो जाता था, करेक्ट। हमारा कॉस्ट बहुत बढ़ जाता था। इसके चलते क्या होता था, हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पाते थे दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ, फॉरेन कंपनी के, मल्टीनेशनल कंपनी के, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट के साथ। तो जब जीएसटी आया, ये मल्टीपल टैक्स सिस्टम हटा, तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन करने का कॉस्ट, हमारे ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस थी वो क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव हुआ। और उसके चलते हम लोग फॉरेन प्लेयर्स के साथ हमारा इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज क्या कर सका, कॉम्पीट कर पाया, और हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हुआ, प्राइसेस कम होने से डिमांड भी बढ़ेगा, कॉम्पीट भी कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल हमारा इकोनॉमी के लिए क्या था, ये सुटेबल है। अगेन सो दीज वर द फ्यू थिंग्स दैट which were the objectives why the GST was introduced. These were the objectives of introducing the GST. Now moving on, next, that apart from GST there are other types of taxes as well, right? उस पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है स्पेसिफिक टैक्स। क्या होता है स्पेसिफिक टैक्स? देखिए, स्पेसिफिक टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी प्रोडक्ट का एक्सटर्नल फीचर्स पे, एक्सटर्नल किसी एक्सटर्नल एलिमेंट में टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि क्वांटिटी या उसकी वजन, उसका वेट। जैसे ये आपके सामने में चीनी का बोरा है, राइट? तो जब इस पे टैक्स लगेगा तो इस पे चीनी का दाना में, ग्रेन्स में टैक्स नहीं लगेगा, इस पे टैक्स चीनी के वजन के हिसाब से लगाया जाएगा। सो वेट के हिसाब से टैक्स लग रहा है। कपड़ा है आपके सामने में, इस पे जब टैक्स लगेगा तो इस पे इसका मेजरमेंट, इसका लेंथ, इसका मेजरमेंट, इसका लेंथ के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो पर 500 मीटर पे इतना टैक्स, पर 200 मीटर के कपड़ा पे इतना % का टैक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्पेसिफिक टैक्स वो टैक्स होता है जो विच आर इम्पोज ऑन द वेट, वजन पे, और ऑन सम एक्सटर्नल मेजर्स ऑफ द कमोडिटीज, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। एक होता है एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स क्या होता है? एड वैलोरम टैक्स स्पेसिफिक टैक्स का छोटा भाई है। यहां पे हम लोग गुड्स की एक्सटर्नल वैल्यू पे नहीं, राइट, उसका कोई एक्सटर्नल फीचर पे नहीं, उसका क्वांटिटी, उसका वेट या उसका कोई अदर मेजरमेंट पे नहीं, बल्कि उसकी वैल्यू पे टैक्स लगाते हैं, राइट। तो जब इंपोर्टेड कार इंडिया में आता है, जब आईफोन इंपोर्टेड आता है, राइट, तो नंबर ऑफ आईफोन्स पे हिसाब से टैक्स नहीं लगता है, पर आईफोन पे टैक्स लगे, उसकी वैल्यू पे टैक्स लगेगा। अगर मान लीजिए जो बाहर से फोन आ रहा है उस पे हमारा इंडिया में टैक्स का सिस्टम 50%,
तो अगर 1 लाख का फोन है तो उसे 50% टैक्स लगे 1.5 लाख हो जाता है वो। सो यहां पे जो टैक्स लगता है वो वैल्यू पे लगेगा। हीरा, अब हीरा इतना चीज है, इतना 4-5 एक मुट्ठी हीरा आपका 7 पुरुष बैठ के उसका पैसा खा जाएगा, इतना हीरा, उसका वैल्यू इतना होता है। तो उसका वजन पे टैक्स नहीं लगा सकते, उसका वैल्यू पे ही टैक्स लगेगा। इंपोर्टेड कार, इंपोर्टेड वॉचेस, इसकी क्वांटिटी पे हम नहीं लगा सकते, राइट? उससे सरकार को बहुत नुकसान है। तो जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, टैक्स उस हिसाब से उसके वैल्यू पे लगाया जा रहा है। आज आपके पास जो गाड़ी, स्पोर्ट्स कार अगर इंडिया में आया, लंबोर्गिनी आया, कुछ भी आया, फरारी आया, उसका 1 करोड़ 2 करोड़ कार, क्योंकि उस पर टैक्स ही इतना लग जाता है उसका वैल्यू के ऊपर में। अगर 10 लाख का, अगर एक्स का कार है तो वो 2x बन जाता है। 100% अगर टैक्स है तो यानी कि डबल हो जाएगा वो। 1 करोड़ का गाड़ी 2 करोड़ मिलेगा। आपको आईफोन इतना महंगा क्यों मिलता है? आपको आईफोन इसलिए इतना महंगा मिलता है क्योंकि आईफोन जब इंपोर्ट होता है इंडिया में तो उसकी वैल्यू के ऊपर में क्या लगाया जा रहा है? टैक्स लगाया जा रहा है। अब जब उसकी वैल्यू पे टैक्स लग रहा है तो आपको उसका और क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। सो देयरफॉर एड वैलोरम टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो किसी कमोडिटी के वैल्यू पे लगाया जाए। समझ में आया? अगला होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स बहुत ही सिंपल है। प्रोपोर्शनल टैक्स कहता है कि यहां पे एक ऐसा टैक्स सिस्टम है विच इज वन इन विच द रेट ऑफ टैक्स रिमेन्स द सेम। टैक्स का रेट सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम तुमको बताते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि हर व्यक्ति को अपना इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा 10%। मतलब एक व्यक्ति 1 रुपया कमाए, 100 रुपया कमाए, 1000 कमाए या 1 लाख कमाए, हर उस देश में नागरिक को अपना इनकम का 1/10%, दैट इज 1/10 टैक्स देना पड़ेगा। सो 1 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 10 पैसा टैक्स देगा, 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 10 रुपया टैक्स देगा, 1000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपया टैक्स देगा और 10,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 1000 टैक्स देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो यहां पे एक बहुत क्लियर फंडा है कि हम आपका इनकम का एक सर्टेन प्रोपोर्शन ले लेंगे एज अ टैक्स। तो जब टैक्स का रेट सेम 10%, सो एक गरीब जो रिक्शा चला रहा है वो भी टैक्स पे करेगा, क्योंकि यहां पे ये नहीं देखा जाएगा अमीर गरीब, गोरा काला, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, वो सब नहीं भैया। हमने 10% टैक्स लगा दिया। आप कमा रहे हैं, आप जो भी आमदनी करेंगे उस आमदनी का 10%, 1/10 हिस्सा आप सरकार को दीजिएगा। That is very simple. So the rate of the tax will remain same in the proportional tax system. Progressive. On the other hand, जो progressive tax होता है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ? प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हुआ? बढ़ना, करेक्ट। सो प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, यहां पे जो टैक्स का सिस्टम है, अंडर द प्रोग्रेसिव टैक्स जो टैक्स का रेट है वो क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, एक 20,000, एक 30,000। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। तो 10,000 कमाने वालों को 5% देना होगा, 20,000 कमाने वालों को 10% देना होगा, 30,000 कमाने वालों को 20% टैक्स। So what is a progressive tax? The progressive tax is a rate of tax increases as the taxpayer incomes also. तो तुम जितना ज्यादा कमाओगे तुमको उतना ज्यादा टैक्स। So the more you earn, the more tax you pay. That is progressive tax. Very simple. समझ में आ रहा है कि नहीं? Proportional was flat, same.
अगर प्रोपोर्शनल टैक्स का आप ग्राफ देखोगे, अगर आप प्रोपोर्शनल टैक्स का ग्राफ देखोगे, सो दिस इज द प्रोपोर्शनल टैक्स, फ्लैट सेम। बट प्रोग्रेसिव टैक्स का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये है प्रोग्रेसिव टैक्स, वो बढ़ेगा प्राइस के, आपका सॉरी प्राइस बोल रहे हैं, आपका इनकम के साथ साथ आपका टैक्स का भी रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, भागेगा, वो ऊपर जाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स उल्टा है प्रोग्रेसिव का, मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा हम आपका टैक्स क्या कर देंगे, कम करेंगे। देखिए समझिए, इसको ऐसे समझते हैं, अब टैक्स कम करेंगे तो मतलब सरकार का नुकसान हो रहा है क्या? नहीं बेटा, सरकार का नुकसान नहीं होगा। तब तो ज्यादा कमाना पाप हो जाएगा। नहीं बेटा, ज्यादा कमाना पाप नहीं होगा। देखिए समझिए ध्यान से, एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, एक व्यक्ति 20,000 कमा रहा है, एक व्यक्ति 30,000 कमा रहा है। अब इसको उल्टा करते हैं, जो 10,000 कमाएगा, करेक्ट, जो 10,000 रुपया कमाएगा वो टैक्स देगा 10%, जो 20,000 रुपया कमाएगा, राइट, वो टैक्स दे देगा से फॉर एग्जाम्पल 8%, 7.5 या 8%, जो भी आप उसको लेके चलो। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, रुको इसको ऐसे कर, 10, 15, 20, 25 और 30 करते हैं। ठीक है, 5-5 हजार का डिफरेंस रखे हैं, और टैक्स में भी हम 5% का करते हैं। तो 5%, ये रिग्रेसिव है, तो ये उल्टा आएगा हमारा। 10, 9, 8, 7 और 6 ऐसे करते हैं। अब तुम एक चीज देखो, जो 10,000 रुपया कमा रहा है उसका टैक्स कितना आया, 1,000। जो 30,000 रुपया कमा रहा है उसका टैक्स कितना आएगा, 1,800, 6% ऑफ 30,000। अब तुम अगर ये देखोगे, टैक्स का रेट देखोगे 6 और ये 10, तो तुम बोलोगे ऑब्वियसली सर 10% इज ग्रेटर देन 6%। सो द पर्सन हु इज अर्निंग लेस, उसका टैक्स का परसेंटेज विल बी मोर। द पर्सन हु इज अर्निंग मोर, उसका टैक्स का परसेंटेज विल बी लेस, बट द अमाउंट ऑफ टैक्स जो पे हो रहा है विल ऑलवेज बी हायर फॉर हिम, जो ज्यादा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका बेस कितना है, 10,000, और इसका बेस कितना है, 30,000, जो इससे 3 गुना है। तो इसका जो बेस वैल्यू है, अमाउंट, बेस अमाउंट तो बढ़ गया ना। तो इसीलिए इवन दो टैक्स का परसेंटेज कम हो जाता है, लेकिन टैक्स की जो अमाउंट होगी, जो एक्चुअल वैल्यू होगी, वो वैल्यू 1,800 देखो इज ग्रेटर देन व्हाट, 1,000। सो इन परसेंटेज वाइज इस पे ज्यादा परसेंटेज लगाया गया, लेकिन राइट टैक्स वाइज देखोगे तो ये ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, 1,800 रुपया, ये 800 रुपया ज्यादा टैक्स पे कर रहा है इससे। सो रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, हम लोग उल्टा चलते हैं, जो कम कमा रहा है, राइट, उस पे टैक्स का परसेंटेज बढ़ा कर रखते हैं क्योंकि उसका इनकम कम है, और जो ज्यादा कमा रहा है उसका हम लोग टैक्स का परसेंटेज कम रखते हैं क्योंकि उसका इनकम ज्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली वो टैक्स ज्यादा ही पे करेगा। सो अगर ये ए बी सी डी ई है तो ई विल ऑलवेज पे मोर देन ए, एक्चुअल वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर। दिस इज व्हाट वी कॉल रिग्रेसिव टैक्स। कोई प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया? सो अगर रिग्रेसिव टैक्स का अगर हम लोग ये देखें ग्राफ, तो रिग्रेसिव टैक्स का ये दिखेगा आपको, क्योंकि टैक्स का रेट क्या हो रहा है, गिर रहा है, कम हो रहा है। समझ में आया? क्लियर है? नाउ रिग्रेसिव के बाद आता है डिग्रेसिव। क्या है डिग्रेसिव? दिस इज द लास्ट वन। डिग्रेसिव टैक्स क्या है? वेरी सिंपल। डिग्रेसिव हम लोग प्रोग्रेसिव देखें और हम लोग रिग्रेसिव देखें, करेक्ट? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कितना इंटरेस्टिंग चीज है।
प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में आपने देखा कि टैक्स का रेट बढ़ रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है। रिग्रेसिव में आपने देखा कि घट रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, टैक्स का रेट कम हो रहा है। डिग्रेसिव क्या है? अच्छा, और प्रोपोर्शनल में क्या देखा? प्रोपोर्शनल में देखा कि टैक्स का रेट सेम है। डिग्रेसिव क्या है? डिग्रेसिव वेरी सिंपल, वो बोलता है, डिग्रेसिव बोलता है कि हम पहले बढ़ेंगे और उसके बाद फ्लैट हो जाएंगे। मतलब अगर बोला जाए तो डिग्रेसिव कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल और इसका प्रोग्रेसिव का एक कहीं ना कहीं कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है। मतलब एट सर्टेन पॉइंट तक, एक सर्टेन इनकम लेवल तक टैक्स बढ़ेगा। सो से फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो, अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो आपका टैक्स है 5%। अगर आप 2 लाख रुपया कमा रहे हो तो आपका टैक्स है मान लो 6%। अगर आप 3 लाख रुपया कमा रहे हो तो आपका टैक्स है 7%। अगर आप 4 लाख रुपया कमा रहे हो तो आपका टैक्स है 8%। और अगर आप 5 लाख रुपया कमा रहे हो आपका टैक्स है 10%। और उसके ऊपर में भी अगर तुम जाओगे तो 10%, अब 10% से बढ़ने वाला। सो अल्टीमेटली आपका जो टैक्स है रेट वो एक लेवल तक बढ़ेगा, 10% तक बढ़ेगा। और 10% के बाद वो क्या हो जाएगा? वो प्रोपोर्शनल वाला कैटेगरी में घुस जाएगा। सो देयरफॉर 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर, 5 लाख 1 रुपया, राइट? सो 5 लाख जैसे तुम्हारा इनकम हुआ टैक्स 10%, 5 लाख 1 भी होगा तो 10%, 6 लाख भी हुआ 10%, 10 लाख भी हुआ 10%, 1 करोड़ रुपया भी हुआ तो 10%। सो अप टिल अ सर्टेन लिमिट तुम्हारा जो टैक्स का रेट है वो बढ़ेगा और उसके बाद वो प्रोपोर्शनल है, उसको नहीं बढ़ाया जाएगा। तब हम लोग प्रोपोर्शनल में चले जाएंगे, भैया आप जितना भी कमाइए आपका इनकम का एक सर्टेन प्रोपोर्शन एज ए टैक्स के रूप में ले लिया जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज योर 4 टैक्सेस जो हम लोग मेन जो देख रहे थे परसेंटेज के हिसाब से। फिर से बता दें, इसको याद रखिएगा, ग्राफ बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो ग्राफ भी समझ में आएगा। वेरी सिंपल, यह है प्रोपोर्शनल, यह है प्रोग्रेसिव, यह है रिग्रेसिव। क्लियर? और अभी हम लोग क्या किए? ये खत्म। क्लियर? समझ में आया? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर पब्लिक रेवेन्यू, जिसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट के अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम पे डिस्कशन किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, बेसिकली टैक्सेस पे किया, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।